नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल जमशेदपुर में कार्यरत हूँ और मेरे साथ डॉक्टर अमित कुमार है, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो हम दोनों एज ए टीम ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना चलता है, जिसमें हम लोग मिथ्स और मिसकंसेप्शन प्लस ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताते हैं। तो अक्टूबर का महीना हर महीना कैंसर को लेके एक अवेयरनेस कैंप चलता है और अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अर्बन पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर अभी नंबर 1 कैंसर डिजीज़ की तरफ से उभर रहा है और ऑलमोस्ट देखा जा रहा है कि 1 in 8 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर का रोग से ग्रसित देखा जा रहा है। और रूरल पॉपुलेशन में ये सेकंड नंबर पे सर्विक्स कैंसर फर्स्ट है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है। तो डॉक्टर अमित, जैसा कि आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देख रहे हो कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे हमारे दर्शक लोग इसके बारे में सुन के उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो? ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो महिलाओं में बहुत ही कॉमन है और नंबर 1 बीमारी है जो शहरी महिलाएं हैं। ये पुरुषों में भी होता है, लेकिन तो 100 महिला में अगर हो रहा है तो उसमें 1 पुरुष हो सकता है, ऐसा है। मतलब महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है। जो लक्षण है वो ब्रेस्ट में कुछ गांठ हो सकता है, कुछ गठान हो सकता है ब्रेस्ट में, निप्पल जो है अंदर की तरफ जा सकता है, निप्पल से ब्लड आ सकता है, जो आर्मपिट है, एक्जिला जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर भी कुछ गांठ हो सकता है। तो ये जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इसके ब्रेस्ट कैंसर के। फिर जो साइन रहता है जिससे हमको पता चलता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर ही है, एक तो लंप रहता है, गांठ फील होता है, और जब एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है तो निप्पल जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। निप्पल जब अंदर की तरफ चला गया, इसका मतलब कि वो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरा, ब्रेस्ट से कुछ भी डिस्चार्ज हो सकता है, यूजुअली ब्लड डिस्चार्ज रहता है, और आर्मपिट में एक जो एक्जिला है उसमें एक नोड मिलता है, एक्जिलरी नोड, या ये जो गर्दन के ऊपर एक हड्डी है उसके ऊपर बहुत बार एक गांठ मिल सकता है। तो ये सब ये जो साइन है ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप बोल सकते हैं। और जब एडवांस हो जाता है तो जिस जगह को वो इन्वॉल्व करता है, जैसे फेफड़े को इन्वॉल्व कर लिया तो सांस की तकलीफ आएगी, लीवर को पकड़ लिया तो उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़, जॉन्डिस हो सकता है, अगर ब्रेन में चला गया तो झटका आ सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है, उल्टी हो सकता है। तो इसको आप मोटे मोटे तौर पर समझें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर कैंसर अपने जगह पर है तो जो ब्रेस्ट में गांठ हो सकता है, निप्पल अंदर की तरफ जा सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, और अगर वो एडवांस स्टेज में चला गया है, दूसरे ऑर्गन में चला गया, तो फिर वहाँ से रिलेटेड जो तकलीफ है वो आपको मिलेगा। अगर हड्डी में चला गया है तो वो हड्डी में दर्द हो सकता है, अपने आप फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये उसके साइन और सिम्टम्स हैं। डॉक्टर आशीष, आप बताइए क्या रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? रिस्क फैक्टर कुछ मॉडिफाई नहीं हो सकते। उसमें सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर फीमेल इटसेल्फ, फीमेल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। और ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है वो कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है, और ये चीज़ देखा जा रहा है कि ओल्ड एज में आ रहा है। लेकिन अभी आजकल देखा जा रहा है कि यंगर एज पॉपुलेशन में भी देखा जा रहा है। तो उसमें कुछ कारण है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल ये करना, अडॉप्ट करना, एक अल्कोहल, दूसरा ओबेसिटी एक रीज़न आया है। ओवरऑल बाकी सब जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जीन म्यूटेशन का रोल आ रहा है। मतलब लेट प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है, या बच्चा नहीं होना, लेट मैरिज, ये सब कारण है जो जिसमें देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये डेफिनेट रीज़न नहीं है, लेकिन लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब चीज़ कारण है जिसके कारण देखा जा रहा है कि अब यंगर जनरेशन में भी ब्रेस्ट कैंसर का रोल आ रहा है। जैसे कि डॉक्टर अमित ने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर का साइंस एंड सिम्टम्स है लोकल। आप सब जानते हैं कैंसर मतलब आम वर्ड में फैलना, मतलब शरीर में कहीं पे भी चले जाना। तो ब्रेस्ट कैंसर मीन्स कि ब्रेस्ट लोकल डिजीज है, लोकल में एक्जिला जैसे बताया आप, इसमें रीजनल डिजीज है, और मेटास्टैटिक मतलब कहीं पे भी चल जाना, स्पेशली लिवर हुआ, लंग हुआ, बोन हुआ या ब्रेन हुआ, ये जगह पे जाना। तो लोकल रीजन में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी का मेन रोल आता है, और रेडिएशन फॉलो बाय रेडिएशन। मेटास्टैटिक जो डिजीज रहता है उसमें मेन आ जाता है रोल कीमोथेरेपी का, सर्जरी रेडिएशन का रोल नहीं आता है।
तो डॉक्टर अमित आपसे जानना चाहेंगे कि इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं और क्या क्या जांचें हम लोग को कराना चाहिए। डायग्नोसिस के लिए है, अगर कोई सिम्टम्स किसी महिला को, जो हमने बताया कि जो साइन और सिम्टम्स अगर कुछ मिल रहा है, कोई सिम्टम्स अगर दिख रहा है तो डॉक्टर को मिलना है। हम देखने के बाद ये देखते हैं कि अगर वो ब्रेस्ट में कोई गांठ है या आर्मपिट में कोई गांठ है, तो अभी सिंपल टेस्ट है, वो है ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी ले लिए, 4 से 5 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। वो अगर वो बताया कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, कंफर्म हो गया, तब हम सारे जांच के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में वो जो बायोप्सी लेते हैं उसमें ही हम कुछ चीज़, एक तो हार्मोनल मार्कर देख लेते हैं, जो रिसेप्टर मार्कर है वो कैसा है। उसका पर्पस ये है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम 10 साल तक दवाई दे सकते हैं। पहले 5 साल था, अभी वो 10 साल तक हो गया। इसका ये हम मान के चलते हैं कि एटलीस्ट ब्रेस्ट कैंसर अगर शुरुआती अवस्था में है तो हम 10 साल तक तो उसको बचा ही सकते हैं। दूसरा, उसमें एक टारगेटेड थेरेपी भी है, उसके लिए भी एक टेस्ट रहता है, उसको करते हैं। तो बायोप्सी के बाद जो रहता है वो है रिसेप्टर मार्कर और ER, जिसमें ER-PR रहता है और HER रहता है, जो बताता है कि अगर वो एक HER पॉजिटिव है तो थोड़ा लंबा दवाई 1 साल तक करीब करीब देना रहता है। प्लस उसमें कुछ वो रहता है, Ki-67 रहता है, वो कितना है। तो ये सब मॉलिक्यूलर टेस्ट भी अभी ब्रेस्ट में आ गया है। उसमें ये रहता है कि आप फैमिली को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले पॉपुलेशन में होने का चांस कितना है। तो अगर आप एकदम सिंपल सोचें तो एक बायोप्सी है, दूसरा ये मार्कर है, हार्मोनल मार्कर, जो रिसेप्टर मार्कर है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER। इससे हमारा सारा काम हो जाता है, हम सब कुछ इसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं। अगर वो शुरुआती अवस्था में ट्यूमर है तो सर्जरी उसका ट्रीटमेंट रहता है, डॉक्टर आशीष डिटेल में बताएंगे। अगर वो बढ़ा हुआ है, सर्जरी अपफ्रंट नहीं हो सकता है, तो दवाई देके उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कीमोथेरेपी देके, फिर सर्जरी और फिर रेडिएशन देना रहता है। और अगर वो मार्कर कुछ पॉजिटिव आया तो उसके हिसाब से 10 साल तक के लिए हम दवाई प्लान करते हैं। तो सर्जरी के डॉक्टर आशीष बताइए कि सर्जरी में ब्रेस्ट कैंसर में भी क्या क्या चेंजेस आया और क्या क्या एडवांसमेंट आया है सर्जरी के फील्ड में। देखिए, ओवरऑल जैसे डॉक्टर अमित आपने बताया कि हम लोग एक डायग्नोसिस कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर, फिर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे कि वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है या लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है या मेटास्टैटिक है, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस इन्वेस्टिगेशन टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। जिसमें अगर लगता है कि ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है तो हम लोग CT थोरैक्स भी कराते हैं और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या CT एब्डोमेन कराते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे कहीं पे गया है कि नहीं बीमारी गया है। इनकेस अगर वो बीमारी वहाँ पे गया हुआ है तो स्ट्रेट अवे सर्जरी का क्यूरेटिव इंटेंट चला जाता है, पैलेटिव इंटेंट आता है, तो उसमें कीमोथेरेपी का रोल आ जाता है। अगर ऑपरेबल डिजीज़ है तो 2 तरह की सर्जरी इसमें होती है, एक होता है ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी और दूसरा होता है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी MRM, जिसमें पूरा ब्रेस्ट प्लस एक्सिलरी लिम्फ नोड निकाला जाता है। तो अगर साइज छोटा, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट का साइज बड़ा है या पेशेंट विलिंग है सर्जरी कराने के लिए, मतलब ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी में, तो वो चीज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो गठान रहता है उसके आसपास का 1 से 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेके उसको निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। अगर मार्जिन फ्री रहता है तो फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन या करके वो सारा चीज़ आता है इसमें बस एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी करते हैं उसमें रेडिएशन थेरेपी 100% मिलना है। जिसमें MRM कर रहे हैं, अगर उसका बाकी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वो देखते हैं कि क्या क्या है, अगर कुछ गड़बड़ निकला तभी रेडिएशन देते हैं, नहीं तो सिर्फ कीमोथेरेपी और सर्जरी से उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम लोग पेशेंट को पहला चीज़ बताते हैं कि ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी में और जो पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं MRM में, दोनों का रिजल्ट सेम है, लेकिन रेडिएशन थेरेपी लेना मस्ट है ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी में। जहाँ तक हो गया MRM का, जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया सर्जरी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए कंपेयर टू ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी। तो उसमें पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, साथ साथ में एक्जिला से लिम्फ नोड सब निकालते हैं और वो सारा चीज़ जाता है जांच के लिए। और उस जांच के अनुसार हम लोग फिर देखते हैं कि मरीज को आगे किस तरह का ट्रीटमेंट करना है। आजकल बहुत तरह का रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर भी आ गया है, जिसमें तुरंत ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं या आफ्टर सर्जरी और रेडिएशन कंप्लीट होने के बाद भी रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो डॉक्टर अमित, आप बताएंगे कि कीमोथेरेपी में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है और कीमोथेरेपी क्या प्राय सभी मरीज को ब्रेस्ट कैंसर में लेना है कि नहीं लेना है? जी, ब्रेस्ट कैंसर में जो एडवांसमेंट है
कीमोथेरेपी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आया है। अगर वो अपफ्रंट ऑपरेबल नहीं है, इसका मतलब है कि अगर सर्जन को लगता है कि नहीं वो अभी ऑपरेट नहीं कर सकते, तो मेरा पर्पस रहता है कि हम उसको थोड़ा छोटा कर दें, साइज को छोटा कर दें। प्लस दूसरा ये भी रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर को हम ये मान के चलते हैं कि एक सिस्टमिक डिजीज़ है जो, और ब्रेस्ट में उसका लोकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मतलब कि बीमारी और भी कहीं पर है माइक्रोस्कोपिकली जो हमें दिख नहीं रहा है, तो इसमें कीमोथेरेपी का डेफिनेट रोल आ जाता है। अभी जो है अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा, हालांकि कुछ जगह पर मॉडिफाई होकर हो गया कि अगर 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधे सेंटीमीटर से भी अगर बड़ा ट्यूमर है ब्रेस्ट में, तो कीमोथेरेपी देना ही देना है, उसमें कोई शक नहीं है। वो ऑपरेशन के बाद अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है तो पहले ही कीमोथेरेपी दे देते हैं। यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि अगर वो कीमोथेरेपी पहले देने की जरूरत पड़ रही है तो पूरा कीमोथेरेपी को ख़त्म करने के बाद ही सर्जरी के लिए भेजते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब बीच में हम सर्जरी कराते हैं तो उसका आउटकम खराब होता है। इसलिए कुछ स्टडी में ऐसा आया कि आप पूरा कीमोथेरेपी दे दीजिए फिर सर्जरी करवाइए, और उसके बाद जो ट्यूमर का अगर कुछ रेसिडुअल ट्यूमर बचा है तो उसका फिर अपना इंपॉर्टेंस रहता है। अगर वो बिल्कुल पूरा ही चला गया है ट्यूमर तो उसका आउटकम बहुत अच्छा है, अगर कुछ बचा रहता है तो आउटकम उसके तुलना में थोड़ा खराब होता है। तो अपफ्रंट कीमोथेरेपी देना है। अगर सर्जरी हो गया पहले तो बाद में भी कीमोथेरेपी देना ही देना है। उसके अलावा क्या, ये तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात थी। अगर कहीं बीमारी और भी फैल गया है तब तो कीमोथेरेपी ही उसका एकमात्र ट्रीटमेंट है अपार्ट फ्रॉम रेडिएशन। तो कीमोथेरेपी तो देना ही देना है, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है तो कीमोथेरेपी देना है। दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट है वो है रेडिएशन। अभी बहुत सारा, पहले हम लोग देखते थे कि ट्यूमर का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, एक्जिला में नोड होना चाहिए। कुछ स्टडी में ऐसा देखा गया है कि एमआरएम के बाद भी करीब सबको ही रेडिएशन दिया गया है। उसका पहले जो रेडिएशन देते थे वो करीब 5 हफ्ते का रहता था, अभी उसको कम करके दिया जा रहा है। 3 हफ्ते में रेडिएशन खत्म हो जाता है और आउटकम बहुत ही अच्छा है। तो ये रेडिएशन का और कीमो का पार्ट हो गया। उसके बाद जो है उसमें हार्मोनल थेरेपी है, जो आपको पहले भी पता है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर हम टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव रहा तो पहले 5 साल के लिए था, फिर देखा गया कि नहीं, अगर हम 10 साल तक देते हैं तो आउटकम बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको अभी 10 साल तक दे देते हैं। 5 साल तक एक तरह का दवाई रहता है, 5 साल उसको चेंज करके दूसरा दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीज़ अभी आया है, एक तो टारगेटेड थेरेपी है। अगर HER पॉजिटिव है, 3+ है, तो करीब पहले हम उसको 1 साल तक देते थे। अभी कुछ स्टडी ये भी बताता है कि आप उसको 6 महीने में भी वो रिजल्ट करीब वैसा ही देता है जैसा वो 1 साल का रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या है कि आप सर्जरी कर दिए, कीमोथेरेपी दे दिए, लेकिन बीमारी के दोबारा लौटने का चांस रहता है। तो ये सब जो रिसेप्टर स्टेटस है और HER, ये जो है प्रोग्नोस्टिक मार्कर है। अगर ये है तो हमको हार्मोनल थेरेपी करीब 10 साल तक देना है, और HER का थेरेपी जो है anti-HER वो 1 साल तक देना है। अभी तक हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। रिसेंटली कुछ इम्यूनोथेरेपी भी आया है, तो ब्रेस्ट में हम अभी इतना उसको यूज़ नहीं करते, वो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है। लेकिन कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और एंटी-HER थेरेपी प्लस रेडिएशन, सर्जरी के अलावा ये उसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट रहता है। इसके अलावा अब उसमें रहता है कि ट्रीटमेंट हो गया तो क्या करना है, स्क्रीनिंग करना रहता है, क्योंकि एक दूसरा ब्रेस्ट बचा हुआ है, या जो पेशेंट नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें भी स्क्रीनिंग का बहुत रोल रहता है। डॉक्टर आशीष बताएंगे कि स्क्रीनिंग में हम एक्चुअली करते क्या हैं। स्क्रीनिंग 2 तरह का होता है कि स्क्रीनिंग बेसिकली है कि आपको डिजीज नहीं हुआ और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग में जो ब्रेस्ट में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट को बताया जाता है विद पाम ऑफ द हैंड आपको फील करना ब्रेस्ट, उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज महीने में एक बार वो खुद से एग्जामिन करते हैं, और उनको लगता है कि कुछ भी डिफरेंस उनके ब्रेस्ट में कहीं पे भी लग रहा है, किसी भी क्वाड्रेंट में, या कोई गठान जैसा फील हो रहा है, तो वो अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलने का सलाह दिया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि एक महीने पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। दूसरा आता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि कंसर्न डॉक्टर करते हैं। और तीसरा है MRI
ब्रेस्ट जिसका रोल अभी बहुत कंफर्म नहीं हुआ है कि हमारे ब्रेस्ट करने से उसका डिजीज पहले पता चलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 100% क्यूरेटिव, 100% उनका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। तो डॉक्टर अमित, आप ये बता सकते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, टोटल ट्रीटमेंट है, वो कितने दिन तक अनुमान चलता है और पेशेंट को क्या क्या परेशानी हो सकती है? कि ट्रीटमेंट तो क्या रहता है कि सर्जरी अगर आपने कर दिया, उसके बाद कीमोथेरेपी देना रहता है, तो करीब करीब 4 महीने में सारा कीमोथेरेपी खत्म हो जाता है यूजुअली। और एक कीमोथेरेपी जो एंटी हर वाला रहता है वो 1 साल चलता है। उसके अलावे जो हार्मोनल थेरेपी है वो 10 साल तक चलता है। तो हमारा पेशेंट के साथ रिलेशन जो है वो करीब करीब 10 साल तक रहता है। 10 साल तक एकदम बिल्कुल पेशेंट हम लोग के साथ ही रहते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बाद हार्मोनल थेरेपी के लिए हम उनको 6 महीने पे या साल में एक बार जरूरी बुलाते हैं और सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये भी देखते हैं कहीं बीमारी दोबारा तो नहीं लौट रहा है, तो कुछ कुछ बेसिक टेस्ट भी करना रहता है। तो आप समझ लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद करीब करीब सारा कुछ सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और फिर हार्मोनल थेरेपी, 10 साल का एक रिलेशन रहता है। ऑलमोस्ट एक फैमिली मेंबर की तरह पेशेंट हो जाते हैं। और स्क्रीनिंग का जो सबसे महत्व है, क्योंकि क्या रहता है कि बाहर के कंट्री में हमारे देश की तुलना में 3 गुना 4 गुना केस ज़्यादा होता है। अमेरिका और वो सब जगह पे देखेंगे तो जो वेस्टर्न कंट्री है, लेकिन जो डेथ रेट है वो वहाँ पर बहुत ही कम है, करीब करीब 20% है, और हमारे यहाँ पे डेथ रेट 50% है। तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है स्क्रीनिंग का डिफरेंस। ना ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस है, सर्जरी में जितने स्किल वहाँ पर है उतना ही स्किल आपको यहाँ मिलेगा। कीमोथेरेपी जो वहाँ चल रहा है वो यहाँ भी मिलेगा, जो रेडिएशन वहाँ है यहाँ भी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग की वजह से हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो स्क्रीनिंग का पर्पस रहता है ब्रेस्ट कैंसर, ये हम मान के चलते हैं, जैसे डॉक्टर आशीष ने कहा कि 8 में 1 फीमेल को होना है, तो ब्रेस्ट कैंसर करीब करीब हर घर में होना ही है। अभी उसको जितना जल्दी आप पकड़ लें और जितना जल्दी उसको ट्रीट कर सकें, आपका सर्वाइवल उतना अच्छा मिल सकता है, क्योर रेट उतना अच्छा हो सकता है। तो सिर्फ स्क्रीनिंग की वजह से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे चले जा रहे हैं। आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अवेयरनेस के बारे में? ये अवेयरनेस बेसिकली सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को नहीं है, कोई भी कैंसर के लिए अर्ली डायग्नोसिस जितना अर्ली हो सकता है उतना अच्छा ट्रीटमेंट है, उतना अच्छा रिजल्ट रहता है और उतना सस्ता ट्रीटमेंट रहता है, पहला। दूसरा है कि गवर्नमेंट के थ्रू इस अस्पताल में हर प्रकार का कैंसर का इलाज हो रहा है और फ्री में इलाज हो रहा है आयुष्मान योजना के तहत। तीसरा है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है, और हिम्मत रखिए और आपका साथ, हमारा साथ, सब मिलके कैंसर को हराएंगे। थैंक यू डॉक्टर आशीष।